आज बहुत दिनों बाद पूजा बिना अपने मायके वालों को खबर किए अचानक से अपने मायके आ जाती है। इस तरह से पूजा को देखकर पूजा की माँ आशा और उसकी भाभी रूपाली बहुत खुश होते हैं। अरे पूजा, तुम यहाँ अचानक, हमें बता तो देती। अरे पूजा बेटी, कितने दिनों बाद आई है। अगर हमें बता देती तो हम तेरे लिए कुछ अच्छा खाने को बना देते। माँ, अगर मैं आप सबको मेरे आने की खबर पहले ही दे देती तो मेरा सरप्राइज़ ख़राब नहीं हो जाता क्या? और रोज़ रोज़ मैं आप लोगों के चेहरे की खुशी थोड़ी ना देख पाती हूँ। अच्छा पूजा बेटा, तू अकेली ही आई है? दामाद जी कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आए क्या? माँ, तुम्हारे दामाद को ना बहुत काम रहता है। अब मुझसे सारे सवाल जवाब दरवाजे पर ही करती रहोगी या मुझे अंदर भी बुलाओगी? मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। पूजा अंदर जाती है और घर में जाने के बाद सबसे पहले अपना सूटकेस खोलती है और सभी को उनका गिफ्ट देने लगती है। मैं जानती थी इस समय भैया ऑफिस में ही होंगे, पर फिर भी मैं उनके लिए उनकी फेवरेट घड़ी लेकर आई हूँ ताकि मेरे समय के पक्के भैया हमेशा समय पर ही आते जाते रहे। और भाभी, आपकी मनपसंद सैंडल, आपको सैंडल का बहुत शौक है ना? और माँ, तुम तो कभी कुछ बोलोगी नहीं, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी साड़ी लेकर आई हूँ। अब इस सब की क्या ज़रूरत थी पूजा? तुम घर में सबसे छोटी हो, फिर भी हम सबका कितना ख्याल रखती हो। जब भी आती हो कुछ ना कुछ लेकर ही आती हो। रूपाली बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुझसे तो बस फिजूल खर्ची करवा लो। माँ, मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया है। कुछ दिनों बाद आपका जन्मदिन है और मैं आपके हर जन्मदिन पर सो जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपके जन्मदिन पर मैं आपका जन्मदिन अपने हिसाब से बनाऊँ। इसलिए आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ ताकि हम आपके जन्मदिन पर कहीं बाहर घूमने जा सके। पूजा के मायके आने पर उसके मायके वाले बहुत खुश थे, होते भी क्यों नहीं, आखिर घर की बेटी इतने दिनों बाद मायके जो आई थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आशा का जन्मदिन आ जाता है। उसके जन्मदिन पर सब वही कपड़े सैंडल पहनते हैं जो पूजा सबके लिए लेकर आई होती है। अब सब बाहर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, पर पूजा अब तक तैयार नहीं हुई थी और वो परेशान बार बार अपने कमरे की तलाशी ले रही थी। क्या हुआ पूजा, तुम तो आज के दिन के लिए कितनी एक्साइटेड थी और अब तक तुम ही तैयार नहीं हुई। मैं जब से तुम्हारे कमरे में आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम बार बार कुछ ढूंढ रही हो। कोई परेशानी है क्या? भाभी, बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मेरी शादी की सालगिरह पर विनोद ने मुझे रानी हार गिफ्ट किया था और मैं वो हार अपने साथ यहाँ लेकर आई थी, पर अब मुझे मेरा हार नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। क्या घर में से हार खो गया? अगर तुम हार लेकर आई थी तो जाएगा कहाँ? इस घर में हम लोगों के अलावा और कोई है भी नहीं। अच्छे से याद करो, कहाँ रखा था तुमने अपना हार? भाभी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ आने से पहले मैंने अपना हार अपने पर्स पे रखा था, पर वो अब नहीं मिल रहा। अगर वो हार नहीं मिला तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। अब पूजा भी अपनी ननद को हार ढूंढने में उसकी मदद करती है, पर उन दोनों को पूरे घर में कहीं भी हार नहीं मिलता, जिसके बाद आशा पूजा को उसकी इस गलती के लिए डांटने लगती है। पूजा बेटा, तू कब बड़ी होगी? तू जानती है इस बार तूने कितनी बड़ी चीज़ खोई है। अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो जानती भी है वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम तेरे ससुराल वालों के जितने अमीर नहीं हैं। अरे जानती है कितना बड़ा कलंक लग चुका है हम पर। पर माँ, मैंने वो हार जानबूझकर नहीं खोया ना। माँ बस भी करो, वो पहले से ही इतनी परेशान है और आप उसे डांटती ही जा रही हो। डांटू नहीं तो और क्या करूं, इसने काम ही ऐसा किया है। अरे इतना महंगा हार कोई पर्स में लेकर घूमता है क्या? रास्ते में खोया है या घर पर पता नहीं, पर अब हार मायके में खोया है तो भरपाई भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। हार खोने की वजह से पूजा को सबसे बातें सुननी पड़ती, पर ये बात पूजा अपने ससुराल में किसी को नहीं बताती, इस डर से कि कहीं उसे ससुराल से भी डांट ना सुनने को मिले। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा अपने ससुराल जाने का फैसला करती है, पर उसकी परेशानी देखकर रूपाली और पूजा के भाई को उसकी चिंता सताने लगती है। पूजा कल अपने ससुराल जा रही है, अब क्या करें? उसका तो हार खो गया है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो सब उसे ही ताने देंगे और शायद कोई उसकी बात का विश्वास भी ना करे। रानी हार बहुत महंगा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बहन को सेम वैसा ही हार दिला सकूं।
रूपाली, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? तुम अपने मायके से कुछ पैसे मांग लो, मैं उन पैसों से अपनी बहन को हार दिलवा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मायके वालों को उनके पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। अपने पति के कहने पर रूपाली ऐसा ही करती है और अपने मायके वालों से कुछ पैसे उधार मांग कर अपने पति को दे देती है। पर पूजा अपने भाई से वो पैसे नहीं लेती। नहीं भैया, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती जो भाभी ने अपने मायके वालों से उधार लिए हैं। हार मेरी गलती की वजह से खोया है और ये बात मैं ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकती, इसलिए मैं ससुराल जा रही हूँ और ससुराल जाकर विनोद को सारा सच बता दूँगी। आप ये पैसे भाभी को वापस कर दो। पूजा खाली हाथ अपने ससुराल चली जाती है, पर अब भी पूजा काफ़ी परेशान थी। पूजा की परेशानी देखकर विनोद पूजा से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या हुआ? मायके तो तुम बड़ी खुश होकर गई थी, पर वहाँ से उदास होकर आई हो। मायके वालों ने खाना नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, बात कुछ और है, पर डर लग रहा है कैसे आपको बताऊं। अगर आपको मैंने बताया तो कहीं आप भी नाराज़ ना हो जाए। मैं तुमसे कभी नाराज़ हुआ हूँ क्या? जो आज होऊंगा। बेफिक्र होकर तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। वो दरअसल आपने जो मुझे हार गिफ्ट किया था ना, वो मैं अपने मायके लेकर गई थी और मेरे मायके में मेरा वो रानी हार खो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे संभल कर रखना चाहिए था। ये बात सुनकर विनोद को बुरा तो लगता है, पर वो पूजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कुछ नहीं कहता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन विनोद अपनी माँ से पूजा के हार के बारे में बात करता है। माँ, जब से पूजा का हार खोया है तब से वो उदास रहने लगी है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ ताकि वो पहले की तरह हंसने लगे। क्या बहू का रानी हार खो गया है? पर बहू का वो हार तो मैंने घर में ही देखा था। जिस दिन बहू अपने मायके गई थी उस दिन मुझे बहू का हार उसके बिस्तर पर मिला। मेरे पास बहू की अलमारी की चाबी नहीं थी, सो मैंने वो हार अपने पास संभाल कर रख दिया। पर पता नहीं कैसे ये बात दिमाग से ही उतर गई। जब विनोद को ये पता चलता है कि पूजा का हार उसके ससुराल में ही है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ये खुशखबरी सबसे पहले पूजा को देता है। सुनने के बाद पूजा की जान में जान आती है और एक बार फिर उसका मायूस चेहरा खिलखिला जाता है। किरण अपने घर की इकलौती बेटी है जो कि बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुई है। पार्वती और गोविंद किरण से बहुत प्यार करते हैं और उसकी कहीं कोई बात नहीं टालते। बचपन से ही किरण जिस चीज़ पर हाथ रख देती, पार्वती और गोविंद उसे दिलवा देते। एक रोज़ पार्वती का ससुर मदन उनसे कहता है, बहू बेटी को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कल को वो अपने ससुराल में भी यही करेगी। किरण की शादी के बाद वो अपनी घर की हो जाएगी। काम तो तुझे तेरा बेटा ही आएगा ना। अपने ही बच्चों में भेदभाव करके तुम किरण को ज़िद्दी बना रही हो। याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी। एक तो इतनी मन्नतों के बाद 7 पीढ़ी के बाद इस घर में बेटी हुई है और आपको उसकी भी कदर नहीं है। मैं भी किरण को उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने पोते का हक उससे छीन लो। मदन के लाख समझाने पर भी पार्वती नहीं मानती और हमेशा किरण की साइड लेती है। दिन बीतने लगते हैं और किरण शादी के लायक हो जाती है। मदन किरण के लिए एक अच्छा घर परिवार देखता है। मेरी किरण की शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा शहर देखता रहे। सालों तक शादी की चर्चा होती रहनी चाहिए। मेरे बाबूजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बड़े से बड़े होटल में करूँगा मैं अपनी बेटी की शादी। मदन किरण के लिए एक अच्छा परिवार देखता है और किरण की शादी राजेश से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है। इधर मदन घनश्याम की शादी तय कर देता है। किरण भी शादी में आती है और रोने लगती है। माँ मेरी अटैची चोरी हो गई, अब मैं क्या पहनूंगी शादी में। अरे रो मत मेरी बेटी, रो मत। तेरे लिए कोई कमी थोड़ी ना है इस घर में। तेरे भाई की शादी है, तू महंगी से महंगी साड़ी पहनना। दोनों माँ बेटी बाजार जाकर अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं। घर आकर किरण बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, मैं चली गई तो क्या, इस घर पर हमेशा मेरा ही राज रहेगा। तभी वहाँ मदन आकर कहता है, तेरी शादी नहीं है जो तूने इतने महंगे और भारी कपड़े लिए और अपनी होने वाली भाभी के लिए इतने हल्के कपड़े। अरे उस बेचारी की तो शादी है। पार्वती, तुझे हमारे घर की इज्जत उड़ानी है क्या?
जो किरण के कहने पर अपनी बहू के लिए इतने हल्के कपड़े लिए तूने? मैं भला क्यों ही माँ को कुछ सिखाने लगी? चुप हो जा, मुझे सब पता है, यह सब तेरा ही किया धरा है। मुझे तो डर है कि मेरे मरने के बाद पार्वती किरण के कहने पर कहीं घर ना लुटा दे। मदन रजनी के लिए भारी कपड़े और जेवर लाता है, जिन्हें देखकर किरण की आंखें उस पर टिक जाती है। ये जेवर तो मेरे पास होने चाहिए, वो गरीब रजनी के पास नहीं। रजनी और घनश्याम की शादी होती है और रजनी जैसे ही घर में प्रवेश करती है, किरण उसका रास्ता रोककर कहती है, भाभी, घर में तभी आ सकती हो जब मुझे जो चाहिए वो दोगी। क्या चाहिए बताइए ना। यही जो आपके गले में हार है ना, वो चाहिए मुझे। रजनी बिना सोचे एक बार में ही अपने गले से हार निकालकर किरण को दे देती है। जो चीज़ जिसकी होती है उसके पास पहुंच ही जाती है। ये सुनकर रजनी की आंखें भीग जाती है और घनश्याम का खून खोलने लगता है। अपने कमरे में जाते ही घनश्याम रजनी से कहता है, इस तरह देने लगोगी तो किरण कुछ नहीं छोड़ेगी तुम्हारे पास। शादी होने के बाद भी अभी तक वो इस घर के हर मसलों में टांग अड़ाती है। तो मैं क्या करूं अब? किरण से दूरी रखो। अगले दिन रजनी की मुंह दिखाई होती है। सब कोई मुंह दिखाई में रजनी को कुछ न कुछ देते हैं, बस किरण को छोड़कर। 1 महीने तक किरण अपने मायके में ही रहती है और रोज़ रजनी को परेशान करती रहती। एक रोज़ पार्वती रजनी के लिए साड़ी लेकर आती है। ये देखकर किरण मन ही मन कहती है, माँ के मन में रजनी के लिए जगह बन रही है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जगह छिन जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किरण जल्दी से रसोई में जाकर रजनी के बनाए हुए खाने में बहुत सारा नमक और मिर्च मिला देती है। दोपहर में खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है। ये क्या बनाया है? दिमाग कहाँ है बहू तेरा? खाने की जगह नमक ही खिलाना है क्या बहू? और चढ़ाओ ना बहू को सर पर, और ला कर दो रोज नई नई साड़ियाँ। एक काम तो ठीक से होता नहीं इससे। किरण खाने की थाली छोड़कर उठ जाती है। रजनी रोने लगती है और मदन से कहती है, दादाजी, मैंने खाना बहुत अच्छे से रोज की तरह बनाया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। रजनी की बातें सुनकर मदन सब समझ जाता है। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हो जाता है तो रो मत। मदन पार्वती को जाकर कहता है, बहू, किरण को अपने ससुराल भेज दो, उसकी शादी हो गई है, वो अब अपना घर देखे। पार्वती किरण के ससुराल जाने की सारी तैयारी करती है। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। अरे बेटा, काफ़ी दिन हो गए, वहाँ राजेश जी को भी तो तेरी ज़रूरत होगी ना, कुछ दिनों में फिर आ जाना। किरण जाने के लिए मान तो जाती है, लेकिन जाते वक्त मोटी रकम लेती है। अपने ससुराल जाने के बाद किरण आए दिन पार्वती को फ़ोन करके रजनी के लिए सिखाती रहती। इधर मदन की मौत हो जाती है और किरण के रास्ते का कांटा दूर हो जाता है। एक दिन किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, अब इस घर का हिस्सा कर दो। तुम्हारे जाने के बाद ये रजनी मुझे एक तुनका तक नहीं देगी। हिस्सा क्या करना है बेटा, जो कुछ मेरा है वो सब मेरे जाने के बाद घनश्याम और उसकी बीवी का है। मेरा हिस्सा? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। बेटा, ये घर भी तेरा है, लेकिन हिस्सा तो तुझे तेरे ससुराल में मिलेगा ना। फिर राजेश जी तो इतना कमाते हैं, तुझे यहाँ के हिस्से की क्या ज़रूरत है। किरण गुस्से में फ़ोन काट देती है। हिस्सा तो मैं अपने मायके में लेकर ही रहूँगी, चाहे फिर जो हो जाए। मेरा पति कमाता है, उससे क्या। कुछ करना होगा किरण तुझे। कुछ दिनों बाद किरण पार्वती को फिर फ़ोन करती है और रोने लगती है। माँ, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। कहते हैं तेरे मायके वालों ने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। राजेश का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया माँ, मैं क्या करूँ अब। अगर राजेश ने कुछ कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। इतनी कम उम्र में मैं विधवा कहाँ हो जाऊँगी। नहीं 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 बेटा, ऐसा मत बोल, हम हैं ना तेरे साथ। राजेश जी को कुछ नहीं होगा। तू बता, कितना पैसे चाहिए तुझे? एक बार के लिए तो 10 लाख, फिर उसके बाद कोई नया काम शुरू करना होगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। पार्वती रजनी के जेवर बेच देती है और वो पैसे किरण को दे देती है। किरण अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। इधर रजनी को जब पता चलता है कि उसके जेवर पार्वती ने बेच दिए हैं तो घर में झगड़ा हो जाता है। माँ, आपने रजनी के जेवर क्यों बेचे? बचपन से तो मेरा हक किरण को देती आई हो और अब रजनी के साथ भी यही सब कर रही हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने चढ़ाए थे जेवर, सो मैंने ले लिए।
क्या अपनी बेटी को मन नहीं देती मैं? किरण ठीक कहती है, रजनी उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। अब इस घर का बंटवारा होगा। अब मेरी किरण को मैं इस घर में हिस्सा दूंगी। दे दो ना, कौन सा मेरे कहने से आप नहीं दोगी? पार्वती किरण को मायके बुला लेती है और अपनी संपत्ति का बंटवारा 3 हिस्सों में करती है। एक हिस्सा घनश्याम का, एक हिस्सा किरण का और एक हिस्सा अपना रखती है। आखिर मेरा हिस्सा मैंने ले ही लिया, माँ का हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। किरण पार्वती के कान भरती है और कहती है, देख लेना माँ, अब ये रजनी ना तेरे काम करने में नाटक करेगी। अरे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं नौकर रख लूँगी जो मेरी सेवा करेगा और उसे ही मेरा हिस्सा भी दूंगी। माँ, मैं ही तेरे पास रह जाती हूँ, हम माँ बेटी आराम से रहेंगे। किरण के कारण घनश्याम अपना हिस्सा लेकर रजनी के साथ घर से चला जाता है। उधर किरण पार्वती से रो रो कर उसके सारे पैसे ले लेती है और आखिर में उसे अनाथ आश्रम छोड़ाती है, जहाँ उसे मदन की बातें याद आती है। बाबूजी ठीक कहते थे, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। और यही पछतावे में पार्वती मर जाती है।